बट आपके पास अलग अलग एसेट्स है अगर आपके पास, तो आपको ना तो सिर्फ रिटर्न में हेल्प करता है, बट आपको कौन से टाइम पीरियड में साइकिल स्टडी करके प्रेडिक्ट अगर आप कर सकते हो कि कौन सा एसेट कौन से टाइम पे चलने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपका रिटर्न्स वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन है। और ये क्या $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सबके मुंह पे वही है। नेक्स्ट 3 से 5 साल आई थिंक पोस्ट दिस कंसोलिडेशन, वो करेगा नहीं पता, बट पोस्ट दिस कंसोलिडेशन गोल्ड इज रेडी फॉर अ सेकंड। अगर आप साइंटिफिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो तो यू शुड बी हैविंग एसेट क्लासेस विच आर, कि हमने लास्ट 15 साल का डेटा देखा, ठीक है। तो लास्ट 15 साल में हमने देखा कि तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक दिस इज मोर रेलेवेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। पावर शिफ्ट देख रहे हैं ग्लोबल, जो एक 100 साल से एक कंट्री डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, उसका पावर इज नाउ बीइंग सीरियसली क्वेश्चनड। हमको तो ये भी नहीं पता कि हम पोस्ट किस साइड में हैं आज हम ये साइड में है कि वो साइड में, वो भी हमको नहीं पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी सीईओ मिस्टर प्रसन्ना पाठक से। प्रसन्ना सर से पहले भी मुलाकात आपकी हुई है, पर आज हम उनसे बात करेंगे कि असेट एलोकेशन की इन्वेस्टमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है और विशेष तौर पर गोल्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं कि जब भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इजीली हाँ कह देते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज जैसे मैंने कहा, हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। तो देखो, काफ़ी स्टडीज़ करी है जहाँ पे बोल रहे हैं आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द रिटर्न्स आपका एसेट एलोकेशन से आता है। ओके। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ फिशिंग, वो असेट में आप क्या क्या स्टॉक्स या फिर क्या क्या इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो होते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट जो मेन आपका जो रिटर्न्स आता है वो एसेट एलोकेशन से आता है। तो एसेट एलोकेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको रिटर्न जनरेट करना है, इसका रीज़न भी वेरी सिंपल है, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप अगर एक ही एसेट में हो तो बट आपके पास अलग अलग एसेट्स है अगर आपके पास, तो आपको ना तो सिर्फ रिटर्न में हेल्प करता है, बट आपको वोलेटिलिटी आपको रिड्यूस करने में भी हेल्प कर देता है, क्योंकि हर एक एसेट का साइकिल्स अलग अलग होती है, राइट। तो कई बार ये भी हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे, आई मीन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स स्पेशली करंट स्पेस में, उनका ऑन एन एवरेज होल्डिंग पीरियड 2 या 3 साल ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जो भी अपन डेटा म्यूचुअल फंड का देखते हो, पहले कम था, अभी SIP इसकी वजह से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो ये 3 साल के इसमें अगर आप गलत एसेट क्लास के साइकिल में फंस गए तो आपके रिटर्न्स बनना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसके लिए आई थिंक एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स वेरियस एसेट्स एंड देयरफॉर आपको वोलेटिलिटी रिड्यूस करने में भी एसेट एलोकेशन हेल्प करता है। इफ़ यू आर एबल टू स्लाइटली प्रेडिक्ट कि विच एसेट कौन से टाइम पीरियड में साइकिल स्टडी करके प्रेडिक्ट अगर आप कर सकते हो कि कौन सा एसेट कौन से टाइम पे चलने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपका रिटर्न्स एडिशनली एनहांस हो जाता है। तो लास्ट 1 ईयर में इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिए तो गोल्ड ने काफ़ी अच्छा दिया। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल पूछूंगा आपसे कि अब गोल्ड का आउटलुक क्या है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। राइट। तो आगे क्या लगता है, गोल्ड से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? बिल्कुल। तो आपने एकदम वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और ये क्या $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सबके मुंह पे वही है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। आई थिंक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लास्ट 1 साल में 50% प्लस रिटर्न दे दिए, राइट। और सबकी ज़ुबान पे अभी गोल्ड एंड सिल्वर, ये 2 एलिमेंट है, बिकॉज इट हैज़ डन वेल, राइट। तो बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो परफॉर्म करता है, लोग जनरली उसके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मेरा ये है कि शायद बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नेक्स्ट 6 महीने से 1 साल आइडियली इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। बिहेवियरली मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो स्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं वो तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है, बट बिहेवियरली एंड प्राइस मूवमेंट के हिसाब से जिस हिसाब से मूव करा है, आई मीन काफ़ी दौड़ा है, तो थोड़ा सा उसको रुक के पानी भी पीना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तो प्योरली इन फ्रॉम दैट एंगल मैं बोल रहा हूँ कि आइडियली ये एसेट क्लासेस को बिहेवियरली प्लस प्राइस मूवमेंट के हिसाब से 1 आध साल कंसोलिडेट करना चाहिए, वो इसके लिए आइडियल मूव है, राइट।
बट जिस हिसाब से अभी भी वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वेदर वो कंसिडर करेगा नहीं करेगा, दैट इज़ आई मीन वो तो किसी को नहीं पता है। बट आप मेरे को पूछोगे तो नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर इट शुड मूव इन अ नैरो रेंज, आई मीन थोड़ा सा कंसोलिडेट करके देन नेक्स्ट मूव करेगा। वो सबसे बेस्ट आइडियल मूव जिसको बोलते हैं ना आप, जैसे कि पेपर बुक मूव आप कर रहे हो, तो दैट शुड बी द आइडियल कोर्स। इसमें अभी वो कैसा मूव करता है, क्या करता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एंड ऑल्सो एस्टिमेट कि यानी शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट 5-6 महीने में कैसा। बट ये आइडियल मूव ऐसा होना चाहिए, राइट। बट अगर आप 3 से 5 साल का व्यू देते हो तो शायद उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, राइट। एंड जो हमारा जो व्यू है गोल्ड स्पेशली नेक्स्ट 3 से 5 साल, आई थिंक पोस्ट दिस कंसोलिडेशन, वो करेगा नहीं पता, बट पोस्ट दिस कंसोलिडेशन गोल्ड इज रेडी फॉर अ सेकंड बिग अप मूव इज व्हाट आवर व्यू ही इज। और उसके रीजंस आई मीन वी हैव गुड रीजंस टू बिलीव, एंड प्रोबेबिलिटी हमको लग रहा है कि बेस्ड ऑन आवर स्टडी की प्रोबेबिलिटी उसका हाई है कि शायद वो नेक्स्ट मूव के लिए रेडी है, एंड नेक्स्ट मूव कैन बी ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट मूव। मतलब कि अगर हम ये कहें कि जो पिछले 1-1.5 साल में रिटर्न्स हमने देखे वैसे नहीं रहेंगे हाँ जी, अगले 1 साल में, लेकिन हाँ पॉजिटिव है और आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद यहाँ पर हाँ रख सकते हैं। रख सकते हैं उसके नेक्स्ट बिग मूव में शायद और अच्छे है। हाँ, और अच्छे तो नहीं बोल सकता, बट अच्छा। सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव पॉसिबल है। पर पॉजिटिव तो है, मतलब लोगों को हाँ, इन्वेस्ट करना चाहिए। यस यस यस, फ्रॉम अ 3 to 5 ईयर एंगल। 3 to 5 एंगल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो सवाल ये उठता है कि फिजिकल गोल्ड वर्सेस गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। राइट राइट। तो मेरे हिसाब से आप भी बिलीव करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, दैट इज अ बेटर चॉइस। राइट, तो गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड और आपका NFO यस भी आने वाला है। मुझे लगता है कि जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा शायद आ जाएगा। राइट, तो अगर इसकी बात करें बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स को गोल्ड ETF में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड, जबकि हमारे पास में गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स इसकी चॉइस भी अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको सर मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आई मीन गोल्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस मैं थोड़ा इलेबोरेट करूँगा, एंड देन ETF वाई इज ETF अ बेटर चॉइस, तो अपन सेकंड पार्ट में डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गोल्ड का इन्वेस्टमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी बात करी कि सारे एसेट्स के साइकिल्स होते हैं, राइट। एंड इक्विटी का एक साइकिल होता है, डेट का एक साइकिल होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो गोल्ड इज अगर आपके जो एसेट्स है वो कोरिलेटेड एसेट्स है। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड एंड सिल्वर एक साथ लेते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो कोरिलेटेड एसेट्स है, राइट। दोनों ऊपर जाएंगे या दोनों नीचे गिरेंगे। उसका साइकिल सिमिलर होगा, राइट। इंटेंसिटी अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली आप इक्विटी लेते हो और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट लेते हो, तो उसका एसेट साइकिल्स भी सिमिलर होगा, राइट। इंटेंसिटी कैन बी डिफरेंट। अभी इक्विटी एंड डेट आर ऑल्सो टू सम एक्सटेंट रिलेटेड, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका डिटरमाइन करता है कि इक्विटी मूव भी कैसे रहेगा जनरली, राइट। एंड इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स आर लिंक्ड टू इक्विटी ऑल्सो, राइट। तो उसमें कोरिलेशन कम है, बट कोरिलेशन है। तो इसमें गोल्ड इज वन एसेट क्लास कि जहाँ पे इट हैज जीरो कोरिलेशन विद इक्विटी एंड जीरो कोरिलेशन विद डेट। तो वो शायद ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इसको इक्विटी मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, इसका डेट मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोरिलेशन प्योरली अगर आप साइंटिफिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो, तो यू शुड बी हैविंग एसेट क्लासेस विच आर अनकोरिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो जैसे डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन तो हमको अवेलेबल है हाइब्रिड फंड्स में, अगर अपने को मिल जाता है, राइट। बट ये जो डेट इक्विटी एंड गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो एक थोड़ा सा डेडली कॉम्बिनेशन है, बिकॉज उनमें आपको कोरिलेशन का मैट्रिक्स काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर देता है, एंड आपको वोलेटिलिटी कम कर देता है ये पर्टिकुलर, ठीक है। सो गोल्ड वो एक इम्पॉर्टेंट इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये ना तो इक्विटी से रिलेटेड है, ना डेट से रिलेटेड। देयरफॉर हमारा ये मानना है कि हर एक पोर्टफोलियो में, हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू गोल्ड का एक छोटा एलिमेंट होना चाहिए, राइट। तो या तो आप मल्टी एसेट फंड से लो या तो फिर आप ETF से लो। सो दैट इज टू अलग अलग एस्पेक्ट, ठीक है। तो दूसरा अभी चीज़ ये है कि अभी ETF का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ETF अगर आप फिजिकल गोल्ड वर्सेस ETF की बात करें तो उसमें 3-4 चीज़ें सिंपल है। आपको लिक्विडिटी के एंगल से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आपको जो प्योरिटी का अश्योरेंस है वो है। स्टोरेज का आपको कोई झंझट नहीं है इस केस में। एंड ऑब्वियसली आपको जो बाइंग एंड सेलिंग में जो प्राइसिंग का एडवांटेज है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है एज़ कम्पेयर टू आप किसी के हिस्से।
तो ये 4-5 रीज़न से ऑब्वियसली आपको अगर फिजिकल गोल्ड वर्सेस ये करना है तो डेफिनेटली उसमें मेकिंग चार्जेस और वो सब इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ईटीएफ ही बेटर है, इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी पहननी ऑलवेज है तो हाँ, जो भी फिजिकल आपको गोल्ड ले बाकी लो। का करना है तो उसके लिए फिजिकल गोल्ड आप रख सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि छोटा हिस्सा, बट कितना छोटा? मतलब आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंट एलोकेशन आपका गोल्ड में होना चाहिए? राइट। सो जो परसेंटेज अगर हम प्योरली हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मैं 2-3 चीज़ें गोल्ड के बारे में बताऊंगा जो एज एन, मैं तो आउट एंड आउट इक्विटी का पर्सन हूँ, बट कुछ जो डेटा हमने देखा वो हमको भी सरप्राइज करा है। तो उसमें एक चीज़ है कि हमने लास्ट 15 साल का डेटा देखा, ठीक है। तो लास्ट 15 साल में हमने देखा कि जैसे हम बोले ना कि लीडरशिप कीप्स चेंजिंग, राइट। हर एक एसेट क्लास एवरी ईयर कैन नॉट आउट परफॉर्म, राइट। तो लीडरशिप चेंज होते रहता है। तो लास्ट 15 साल में गोल्ड हैज़ बीन द नंबर 1 एसेट क्लास इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। ये कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ और INR में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गोल्ड हैज़ बीन द नंबर 1 एसेट क्लास इन 9 आउट ऑफ द लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है। तो अभी सबके दिमाग में ये है गोल्ड क्योंकि लास्ट ईयर 50% रिटर्न दे दिया और इक्विटी ने 0, इसके लिए इट्स टॉप ऑफ द माइंड। बट गोल्ड हैज़ बीन डूइंग इट्स ड्यूटी रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर हैपेंड इन द लास्ट 1 ईयर। एंड जो भी हम बोले कि सेंट्रल बैंक का बाइंग हो गया, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ हुए जो मैं डिस्कस करूंगा, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट हिस्टोरिकली भी लास्ट 15 साल में 9 बार गोल्ड हैज बीन नंबर 1 एसेट क्लास। तो आपको जब भी वोलेटिलिटी आता है या तो फिर अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड हैज बीन प्रोटेक्टिंग योर पोर्टफोलियो। दैट इज वन एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट मैंने बताया कि कोरिलेशन का बताया, राइट। गोल्ड इज अनकोरिलेटेड एंड देयरफॉर आपका पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना बैलेंस बनाता है, बैलेंस बनाता है। दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट। अब तीसरा रिटर्न की बात करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न में एक तो है कि नंबर ऑफ टाइम्स हमने बता दिया कि लास्ट 15 साल में 9 टाइम्स तो गोल्ड था। बट अगर आप इसका 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर का CAGR भी देखते हो गोल्ड का एज कम्पेयर टू इक्विटी, तो इट इज़ सिमिलर और स्लाइटली बेटर। तो लास्ट 30 ईयर में तो गोल्ड हैज आउटपरफॉर्म्ड इक्विटी, ज़्यादा नहीं, मार्जिनली 0.5 to 1% है। जो आई मीन लास्ट मंथ का जो डेटा था उसमें 0.5 to 1% है, बट वो तो आउटपरफॉर्म किया है बट विद अ सिग्निफिकेंट लोअर वोलेटिलिटी, ठीक है। तो इक्विटी का जो हमने BSE 200 इंडेक्स लिया है उसका वोलेटिलिटी क्लोज 23-24% आ रहा है एंड गोल्ड का वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट 16%। तो आपको ऑलमोस्ट 25-30% प्लस का लोअर वोलेटिलिटी में आपको सिमिलर रिटर्न्स बन रहे हैं। ये तो हिस्ट्री बता रहा है, राइट। एंड ये ना एक साल का नहीं है, ये डेटा लास्ट 1 ईयर में तो आउटपरफॉर्म करा ही है, बट 1 ईयर 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर सारे ब्रैकेट्स में आउटपरफॉर्म करा है। तो दिस डजेंट मीन कि वो फ्यूचर में भी आउटपरफॉर्म करेगा, राइट। तो बट अगर फ्यूचर में भी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सारे एसेट क्लासेस सिमिलर रिटर्न्स ही देते हैं, राइट, 1 or 2% हियर एंड देयर, तो वोलेटिलिटी के एंगल से गोल्ड स्टिल मेक सेंस, कोरिलेशन के एंगल से इट स्टिल मेक सेंस, ठीक है। सो दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट। तो लोगों के ध्यान, एंड गोल्ड इज वन एसेट क्लास विच हैज बीन द ओल्डेस्ट एसेट नोन टू द सिविलाइजेशन। वो सारे सिविलाइजेशंस का ऊपर नीचे का जितना भी था, इट हैज सर्वाइव्ड ऑल दैट एंड इट हैज बीन एबल टू प्रोटेक्ट इट्स वैल्यू एज वेल एज इट हैज बीन एबल टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज वन एस्पेक्ट and it has also been able to protect against currency also, currency fluctuations भी it has been able to protect। तो ये 3-4 जो elements है gold के, so that is where we believe that gold का importance is significantly higher, it should be a part of your portfolio। अब वो कितना होना चाहिए, that is something what we have seen is ideally आपका अगर आपको जेन्युइनली वो कोरिलेशन का मैट्रिक्स प्ले करना है तो 20% प्लस होना चाहिए। ओके, 20% प्लस फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आपको जो साइकिल्स में जो हेल्प करता है वोलेटिलिटी रिड्यूस करके भी आपको सिमिलर रिटर्न्स का अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपका डेट में कैसा है कि द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज ऑलमोस्ट 6-7%, क्योंकि इक्विटी आपको 14-15% देता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे उम्मीद ली जा सकती है, एंड डेट इज ऑलमोस्ट 7-8% का रेंज होता है, राइट। तो 6-7, तो गोल्ड इज वेरी क्लोज टू इक्विटी इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। हमको फ्यूचर का तो नहीं पता, बट हिस्ट्री हमको यही बता रहा है कि गोल्ड इज वेरी क्लोज टू इक्विटी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स आल्सो एंड वोलेटिलिटी सिग्निफिकेंटली लोअर है। तो दैट इज वेयर आपका अराउंड 20% इज समथिंग दैट वी बिलीव आपका ये होना चाहिए गोल्ड का एलोकेशन फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। 20% में यदि आपने ऑलरेडी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लिया हुआ है, राइट, उसके थ्रू भी आपका एलोकेशन है, यस, और अब आप ETF बाय करना चाह रहे हैं, तो सब मिलाकर जो टोटल साइज है पोर्टफोलियो का, उसके अंदर आपका 20% अराउंड आप कह रहे हैं। हाँ, 20-25% हमने सोचा है। एंड अगर आप ये 20-25% अगर रखते हो तो हमने देखा है कि इफ़ यू आर एबल टू मैनेज इट डायनेमिकली, तो जैसे हमने बैक टेस्टिंग करा था मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का भी, तो अगर आप गोल्ड 20-25% के आसपास रखते हो हिस्टोरिकली, देयर वाज ओनली 1 क्वार्टर जहाँ पे आपको ड्रॉडाउन आया था, इफ़ यू आर एबल टू मैनेज इट डायनेमिकली।
and this was in 2008 quarter, and that was around 7-8%. ये ओवरऑल पोर्टफोलियो का मैं एसेट एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, विच इज़ डायनेमिकली मैनेज्ड, राइट, एंड जहाँ पे इक्विटी का ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट 57% आया था. सो आपको आई मीन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू बता रहा हूँ कि वोलेटिलिटी में भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है ये, इफ़ यू आर एबल टू मूव इट फ्रॉम 20% टू 40% के रेंज में, डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी लेके आएगा पोर्टफोलियो में. स्टेबिलिटी लेके आएगा. ओके. तो आपने ये भी बताया कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए. अब सवाल है आखिरी आपसे ये कि लमसम या SIP या स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पर जब हम देख चुके हैं कि एक रैली हो चुकी है गोल्ड में, तो लमसम करें या फिर स्टैगर्ड मैनर में करें. उसी से जुड़ा हुआ सवाल दूसरा ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वो कितना होना चाहिए. हाँ जी. सो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट, अगर आप बेसिकली ये एसेट ले रहे हो, एसेट एलोकेशन के एंगल से ले रहे हो, ठीक है, तो ये तो आप सिंगल एसेट पे डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि गोल्ड भी दूसरे एसेट क्लासेस की तरह लॉन्गर पीरियड टाइम कंसिडरेशन जा सकता है. जैसे हमने देखा है कि इक्विटी भी ऑलमोस्ट 17 से लेके 20-21 तक 4 साल तक ऑलमोस्ट 0 रिटर्न दिए थे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 टू 21. तो गोल्ड ऑल्सो 4-5 ईयर्स तक कंसोलिडेट कर रहा है. तो हमको तो पता नहीं किसका साइकिल क्या है, एस्टिमेट कर सकते हैं, बट हमको रियलिटी में पता नहीं है कि किसका. सो इट इज़ लाइक अ कोर, आपके एसेट एलोकेशन का कोर है, राइट. सो आपको कभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचना है. आप तो एलोकेशन तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हो, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द एलोकेशन. सो ये हमेशा आपका लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए. और अगर आपका एलोकेशन सिग्निफिकेंट नहीं है तो आपको लमसम के हिसाब से करना चाहिए. अगर आप इक्विटी के अलॉन्ग कर रहे हो, यानी आप एक बेसिक परसेंटेज मेंटेन कर रहे हो, तो SIP अगर आप कर रहे हो तो SIP के थ्रू गोल्ड का भी SIP होना चाहिए, अगर आपका एक्सपोजर ऑलरेडी है गोल्ड पे. तो दैट इज़ वन थिंग. तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक दिस इज़ मोर रेलिवेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स का जो पीरियड आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइकिल भी स्टडी करता हूँ. तो मेरे को लग रहा है नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स जो हम बोल रहे हैं ना, साइकिल्स थोड़े से शॉर्टर हो रहे हैं, राइट. जब मैं बोल रहा हूँ साइकिल शॉर्टर हो रहे हैं, तो मैं उल्टा ये भी बोल रहा हूँ कि वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, राइट. तो वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो और ये हम नेक्स्ट 7-8 साल के लिए बोल रहे हैं कि वोलेटिलिटी कैन बी ऑन द हायर साइड. तो ये तो साइकिल स्टडी एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप न्यूज़ भी पढ़ रहे हो, तो जो हम पावर शिफ्ट देख रहे हैं ग्लोबल, जो एक 100 साल से एक कंट्री डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, उसका पावर इज नाउ बीइंग सीरियसली क्वेश्चनड बाय वेरी फॉर्मिडेबल फोर्सेस नाउ, फॉर्मिडेबल कंट्रीज, राइट. एंड ये जो पावर शिफ्ट्स है जनरली ये तो 1.5-2 साल पहले ही चालू हुआ है, राइट. सो 100 साल का डोमिनेंस 1-2 साल में नहीं जाता है, ठीक है. एंड दैट प्रोसेस हैज़ टू बी 10 to 15 ईयर का प्रोसेस, ठीक है. एंड ये प्रोसेस में जो डोमिनेंट प्लेयर होता है, जिसमें नंबर 1 प्लेयर है, वो जनरली ऐसी सारी चीज़ें करता है उसके जो भी बुक्स में रहेंगी, टू सी टू इट दैट ही मेंटेन्स हिज पोजीशन, ठीक है. वही हम देख रहे हैं लास्ट 1-1.5 साल में कि वो सारी चीज़ें कर रहा है कि भैया मैं अपना डोमिनेंस मेंटेन करूँ. सो ग्लोबली व्हाट दैट एंटेल्स इज ग्लोबल अनसर्टनिटी बढ़ती है, उसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ती है. सो जो हम 1-1.5 साल का जो फिनोमेना बोल रहे हैं, इट इज़ अ प्रोसेस. तो अभी तो चिंगारी लगी है, तो ये प्रोसेस 8-10 साल तक चल सकती है. एंड इन अ अनसर्टन सिचुएशन, जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है काफ़ी सारे, तो जनरली लोग फिर करेंसी पे थोड़ा भरोसा नहीं करते हैं कि हाउ करेंसीज विल बिहेव इज वेरी अनप्रडिक्टेबल, राइट. सो इन दैट सिनेरियो आल्सो पीपल टेंड टू मूव टू गोल्ड, ठीक है. तो ये एंगल भी है कि भैया अनसर्टनिटी हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है, हमको नहीं पता अगर कुछ सेटल हो जाए, बट हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि 8-10 साल तक वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा. तो अगेन अनसर्टनिटी में गोल्ड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास अगेन, ठीक है. अब कमिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई के एंगल में आ जाते हैं, ठीक है. तो डिमांड एंड सप्लाई में जिस हिसाब से जो भी 1.5 या 2 साल पहले जो इवेंट हुआ कि जो रसिया के फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो यूएस ने ले लिए थे, राइट. बोले कि ये एसेट हमारे हैं, वी आर नॉट रिटर्निंग बैक टू यू, राइट. सो दैट ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ थिंकिंग अमंग द अदर कंट्रीज कि इंडिया ने सोचा यार ये तो रशिया के साथ हुआ है, तो कल ये मेरे साथ भी हो सकता है. चाइना ने अभी वही सोचा कि यार चाइना वाज ऑलरेडी ऑन अलर्ट. तो ऐसे सिचुएशन में एवरीवन वांटेड टू डाइवर्सिफाई देयर फॉरेक्स एसेट्स, जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स है, इनटू समथिंग एल्स, ठीक है. तो वो समथिंग एल्स क्या हो सकता है? तो समथिंग एल्स दूसरे करेंसी में हो सकता है, जैसे युआन हो सकता है, रूबल हो सकता है, फिर दूसरे. बट
इन अ जियोपॉलिटिकल अनसर्टन जब सिचुएशन होती है तो कोई भी एक दूसरे के करेंसी पे भी बिलीव नहीं करेगा, राइट? तो हम लोग रूबल तो ठीक है हम लोग ले सकते हैं, बट बाकी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी, युआन भी सारे कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हमको तो ये भी नहीं पता कि हम किस साइड में हैं आज हम ये साइड में है कि वो साइड में, वो भी हमको नहीं पता है। तो ऐसे सिचुएशन में आई थिंक एवरीवन थॉट, जो सेंट्रल बैंकर्स है उन्होंने बोला कि आई थिंक गोल्ड इज अ सेफ हेवन। और पहले जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी होता था कि कोई भी प्रिंटिंग करने के लिए आपको उतना करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ गोल्ड बाय करना पड़ता था, ठीक है? तो ये तो यूएस एक एक्सेप्शन लेके प्रिंटिंग कर रहा था, बट वो शायद अभी दैट इज ऑल्सो गेटिंग इनटू क्वेश्चन एंड एवरीवन इज नाउ बाइंग गोल्ड। जो इनिशियल राउंड है वो तो हो गया है, बट हमको लग रहा है कि अगर वो प्रॉपर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो हम बोल रहे हैं कि रहेगी और शायद बढ़ेगी, तो उस केस में जो उनका जो एलिमेंट है डाइवर्सिफिकेशन का, जो उनको डॉलर एसेट से डाइवर्सिफाई करना है, तो शायद उनको और बाय करना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक्स और गोल्ड बाय करेंगे, बाय कर सकती सकते है हैं, अगर अगर सिचुएशन ऐसे ही रहा, इम्प्रूव नहीं हुआ तो, क्योंकि वो दे हैव टू रीच अ ऑप्टिमम लेवल, राइट? तो जो अभी 50-60% मेरे डॉलर एसेट्स है, उसको आई आइडियली वांट टू ब्रिंग इट टू 25-30%। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आउटलुक क्या है और वो डिमांड क्यों आ सकती है, वो सभी एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और डेफिनेटली मतलब एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस तो है ही, और इस वक्त पर एक मन में डर तो है इन्वेस्टर्स के कि अब प्राइस बहुत बढ़ गया है यहाँ से और गिर गया तो क्या होगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है बिल्कुल, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत राइट नहीं है। और एनीवेज एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक एलिमेंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो एक गोल्ड में होना ही चाहिए। अगर आपका नहीं है तो एनीवेज आप ETF के थ्रू तो खरीद ही सकते हो, बट मल्टी एसेट के थ्रू भी खरीद सकते हो। वंडरफुल। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो फिर वो फिजिकल गोल्ड की बजाय गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए इस तरह से एलोकेशन बेहतर रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे सभी सवालों के जवाब दिए और बहुत ही सरल भाषा में, जो हमेशा मतलब आप एक्सप्लेन करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो चर्चा रही है काफ़ी यूजफुल रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट पंकज। तो हमने प्रसन्ना सर से आज बात की, और जैसा आप जानते हैं, आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि वो कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप उसे ठीक से समझ पाएँ। फिर भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।